Okay, guys, we're going to start talking about the assignments because I think, can everybody hear me? Okay, so there's a great deal of anxiety since आप लोगों को marks मिल गए हैं पहली वाली assignment के. If you've gotten a good grade, that's great. If you haven't gotten, that's great, but don't be very happy. If you've gotten really poor marks, then don't be too sad. Because what we are watching for is the last document, जो आप midterm से पहले submit करोगे. उसमें आपने कितना specific सवाल बताया है और उसमें आपने बाकी सारी चीज़ें कितनी अच्छी की हैं. And we are also watching for a learning curve. So फर्ज करो कि आपको 17-18 मिले थे इस वाली असाइनमेंट में, एंड देन वी सी नो ग्रेड, नो ग्रोथ, राइट? तो आपके मार्क्स एक्चुअली नीचे चले जाएंगे. बट इफ़ यू हैड अ रियली ब्रॉड क्वेश्चन जिसको आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था इतनी चर्चेस में, बट वी सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड लॉट मोर स्पेसिफिसिटी, तो देन आपका ग्रेड अप. बिकॉज द पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज़ टू बेसिकली टीच यू 3-4 चीज़ें. पहला पर्पज़ ये है कि देखो जो इंक्वायरीज़ है ना वो आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से आती हैं. तो जब आप सवाल पूछते हो ना तो आप उस वक्त अपने सॉर्ट ऑफ लॉजिक को साइड पे रख देते हो एंड यू हैव अ चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी. कि जैसा बच्चा नहीं होता कि वो उसको नई चीज़ मिलती है तो मुंह में भी डालता है, फिर उसको नीचे करता है, फिर उसको बैठ जाता है, फिर फेंक के देखता है कि लाइक अच्छा इसका होता क्या है. दैट इज़ द वे यू वॉन्ट टू अप्रोच अ क्वेश्चन, ठीक है. बट देन जब आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो उसके बाद देन यू नीड टू यूज़ योर टूल किट कि अच्छा मैंने इसके ऊपर तरीका क्या अप्लाई करना है टू इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर. सो विल गिव यू एन एग्जांपल. ज़ैनब सवाल लिखना था, किधर गया? सो आई गिव यू एन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि व्हाई डू सम पीपल हैव डिमेंशिया एंड अदर्स डोंट. उसके साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि what are the neurobiological abnormalities associated with, let's say, hallucinations, paranoia, and dementia. ठीक है. अब these are two completely different realms of fields. एक एपिडेमियोलॉजी का सवाल है, राइट? दूसरा लैब में है कि कडावर की सीरीज लेनी है कि मंकी मॉडल्स में करना है कि रैट मॉडल्स में करना है, कौन सा स्टेन करना है, किस स्टेज पे एनिमल को यूथनाइज करके उसके ब्रेन की प्रोग्रेशन देखनी है कि उसकी कितनी पैथोलॉजी है, राइट? सो देन यू चूज़ बेसिकली. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो एंड रिजल्ट होता है ना वो गारंटीड नहीं होता, प्रोसेस आपके हाथ में होता है. सो चूज़ द फील्ड इन विच यू विल एंजॉय द प्रोसेस. रिजल्ट अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? बट द वर्क दैट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट डज एंड द वर्क दैट अ लैब बायोलॉजिस्ट डज आर वेरी डिफरेंट, राइट? सो लाना पहले उसको बिल्कुल चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी से है बिकॉज वो आपके लिए रेलेवेंट होगा. आपके कॉन्टेक्स्ट में वो आपकी यहाँ कोई मेंटल उलझन को सॉल्व करेगा या किसी प्रैक्टिकल चीज़ को सॉल्व करेगा, राइट? लाइक तो और जो लेकिन फिर जो उसके ऊपर रिगर साइंटिफिक लाना है वो साइंटिफिक रिगर सिर्फ तब ला सकते हो इफ़ यू अप्लाई द साइंटिफिक रिगर ऑफ अ फील्ड इन विच यू वांट टू वर्क, बिकॉज देन यू कैन सी योर सेल्फ डूइंग द वर्क, राइट? जो चीज़ आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से भी अगेन यहाँ पर आएगी वो ज़्यादा लाइकली इज लाइक गोइंग टू बी मच मोर साउंड देन जो कि आप थ्योरेटिकल किसी फ्रेमवर्क से लाओगे, राइट? सो पहले क्यूरोसिटी, फिर प्रोसेस, फिर साइंटिफिक डिज़ाइन, then the realm in which it's going to be investigated. And this you will only learn by doing this process that you are learning right now. And I don't expect any of you to be an Einstein at this. ठीक है? So it's okay. Chill कर जाओ. मिले हैं बुरे नंबर, मुझे पता है कुछ लोगों को. मैं ये नहीं कह सकती जिन लोगों ने अच्छा किया था उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट लाइक आई सेड वो ज़्यादा खुश ना हो. अगर उनका भी वहाँ से आगे नहीं जाएगा तो उनका 18 जो है वो 15 हो जाएगा, और हो सकता है कि आपके 7, 8, 18 पे चले जाएं बिकॉज आपने प्रोग्रेस किया है. But at the same time, जिनको अच्छा स्कोर नहीं मिला वो भी सैड ना हो. हाँ बिल्कुल, वो सैड ना हो, बिल्कुल. क्योंकि actually they should be happier. They have a better chance of showing growth. So if you're already at a at a certain level, आपके पास growth का margin थोड़ा है. So don't worry. और दूसरी बात, अगर आपके पास multiple questions हैं curiosity के, like और अनरिलेटेड हैं, जिस तरह डॉक्टर बासमा ने अभी एग्जांपल दी, एक एपिडेमियोलॉजी का है, एक लैब बायोलॉजी का है, तो थिंक अबाउट देम बोथ एंड पिक वन, बिकॉज इसको हमने रिफाइन करना है. एंड आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन आपको जो चीज़ फैसिनेट करती है वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, विदाउट यू मेकिंग एन एफर्ट, वो आपको अपील करती है. सो वट एवर अपील्स टू यू, पिक दैट एंड सी योर सेल्फ वर्किंग ऑन इट. That will help you decide what you want to do. ठीक है? और वो जो सेमी असाइनमेंट दी थी मूड स्पेक्ट्रम की, that was very informative. उसमें there are people who stood out
bright and square from the rest, and there are people, बाकी सबकी ठीक थी, खराब नहीं थी, लेकिन बाकी I could tell कि कौन is just looking at the screen and drawing. But there were few who really put some thought into it, and ये marked नहीं है, लेकिन ये class participation इस पे हम mark करेंगे, ठीक है? वो जो हमसे रुस के बैठे हुए पीछे, बिल्कुल वो आगे आ जाओ यार, तो बिल्कुल इन फ्रंट ना हो तो इधर आ जाओ, come on, उठो आगे आ जाओ. All right, language is what differentiates humans from all other animals. How many people agree with that? Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अच्छा, तो बाकियों का क्या ख्याल है? बाकी क्या डिफरेंशिएट करते हैं हमसे और ह्यूमंस और एनिमल्स में? अगर लैंग्वेज नहीं डिफरेंशिएट करती तो? Somebody जिसने हाथ नहीं खड़ा किया? I think their physiology more than language because they even have a language, different languages. Okay. So Yes, but they also have physiology, right? Which is not very different. So gorilla के और इंसान की physiology में क्या फ़र्क है? What do humans do? But I want to say कि जो monkeys actually brachiate करते हैं. Does everybody understand what brachiation is? So brachiation is जो monkeys jump करते हैं from tree to tree by using their tail. So वो 5 limbs इस्तेमाल करके they move. So इसीलिए actually brachiating monkeys में जो cerebellum है वो humans से actually बड़ा होता है. Because brachiation के ज़्यादा set patterns हैं, right? तो I would say physiologically, जी पुत्र. I think behavior differentiates humans from, Okay, so tell me more about what kind of behavior. like the behavior you just described, monkeys ka. But वो तो पुत्र monkeys में ज़्यादा advanced है. I can't brachiate to save my life. Yes, exactly. So that behavior differentiates you from But that. तो फिर आप उस statement को challenge कर रहे हो कि humans जो हैं वो epitome of evolution है on planet Earth. So you think the monkey is more evolved than the humans? Evolution is not like linear. So just I'm not saying that. Okay, good point. Okay, evolution is not linear, so So evolution is not linear. It's the more of a branch process. So like you can't say that just because monkeys can do something, humans cannot. They're more evolved than humans. It's just they have different behaviors. so planet के ऊपर कौन सी species dominate कर रही है? पुत्र आप बताएं. Us, okay. So क्या चीज़ है जो हमें बाकी लोगों से हमें competitive advantage देती है? पुत्र आप नाम बताएं और ऊंचा. I guess the ability to reason, which we have and animals don't. The ability Okay. to reason. But And reason still, can, we are the only species that kills its own people. जी पुत्र नाम बताएं और ऊंचा. Ibrahim, animals are incapable of reasoning and are really motivated by their instincts. Like humans can reason. Okay, so ये statement तो that's a completely different can of worms. हमें भी उसको नहीं खोल रहे. जी पुत्र इबाद. I was gonna say that intelligence is what differentiates us from the other animals. Like the other animals are like. Okay, never mind. जी पुत्र. I would say that it's that the way they use language, we can use it for more complex forms of communication than animals can. Okay, so that is actually true. So इसको अब हम कैसे करेंगे? पुत्र ये चलेगी कैसे यहाँ से? अच्छा. ज़ैनब बैठ जाओ फिर इधर 2 मिनट. इसकी आवाज़ ऊंची करो. हाँ? इनको पीछे या फिर आगे कर दिया. हाँ, that's okay. उसको वो हमने कर दिया उसको. उसकी आवाज़ ऊंची करो. Okay. पुत्र आप करो.
इस गाने की क्या आयरनी है? Can somebody tell me? Okay, जो आयरनी फिगर कर ले उसके लिए एक्स्ट्रा CP का पॉइंट. नहीं यार, खाना बेस्ट ड्रीम पे मिलेगा. Okay, can somebody tell me what this is? पुत्र आप in the blue, नाम बताओ ऊंचा and then try. आपका नाम क्या है पुत्र? आमना. आमना ऊंचा मेरी जान. What is this showing? Okay, and roots क्या कर रही हैं पुत्र? Okay, पुत्र आप हेल्प कर सकते हो? आपका क्या नाम है? Alina. अलीना. पुत्र आप इनको हेल्प करो. So this is a network of roots and they're all taking nutrients from each other. हाँ. They're passing along nutrients. Okay. और वो कैसे फिगर आउट करेंगे कि किसको कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? जिसमें कम है तो जैसे डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस. No. जो मर रहा होता है ना पौधा, वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जिंदा पौधों को ट्रांसफर कर देता है. सो फॉर दैट टू हैपन, द मरना वाला पौधा हैज टू नो कि वो मर रहा है, एंड द जिंदा पौधा हैज टू नो कि ये वहाँ से अब ट्रांसफर आएगा. सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन, राइट? डिफ्यूजन नहीं है ये सिर्फ. How many of you remember Avatar? Okay. Okay. Well, I meant have seen Avatar. Avatar में भी जब इंटर ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेशन की उन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं, जिसमें when they ride their horses or so called horses, तो वो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपनी पोनी टेल को कनेक्ट करते हैं उसके नेटवर्क के साथ. इसी तरह जब वो बर्ड को फ्लाई करते हैं तो वो बर्ड की भी एक वो है पोर्टल है जिसको अपने उसके साथ कनेक्ट करते हैं. एंड बाय डूइंग दैट दे डोंट एक्चुअली हैव टू टग ऑन द रेन्स टू टेल द हॉर्स टू टर्न राइट और लेफ्ट. They just have to know where to go and the horse knows. So वो भी communication है. इसी तरह at the end, in the last scene, there is a huge tree which they call the tree of life. वो tree of life, ये सारी चीज़ें sci-fi में जो बनती हैं, they're really based on some scientific background. और उसमें भी ये दिखाया हुआ है कि that tree communicates with all the living organisms around it and gives them the nutrition of life. इसी तरह all the trees are known, it's now been documented to be communicating via their roots using fungi. और fungi हैं जो actually messages transmit करते हैं, whether they're in the form of nutrients, whether they're in the form of some chemical messengers, and that's how they actually talk to each other. जो चलेंगे लंबी हो जाएगी. Yeah, so basically that's a wood wide, that's a that's why it's called a wood wide web. यार ये क्यों नहीं कर रहा इसका? इसका वो कहाँ गया है? हाँ करो. ये वाला. किस ये वाला? Okay, all right. So now we look at this. Language is what differentiates humans from all other animals. You know, we know that all animals now use language and can communicate. In fact, if we were to reduce our use of word communication to simple exchange of information, we can safely admit that even plants communicate. We just saw that, right? So then what is special about human language? And let me tell you that human language is what differentiates. That is why we are the dominant species on the planet today. It's language. So what is it about human language that makes us so special? Vijay, uncha putra. It can be documented or we can learn from the previous generations. Like animals with documentation, there's no concept of history. So, and that's only possible. So intergenerational है, but मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या है हमारी स्पेशल, एक तो ट्रांसफ़र हो गया, बट वो लैंग्वेज की क्या कैपेसिटी है जिससे कि वो हम इंटरजनरेशनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अदर एनिमल्स नहीं कर सकते अगर वो भी कम्युनिकेट करते हैं. तो बंदर की माँ बंदर को मरने से पहले क्यों नहीं बताती कि उस वाले दरिया पे ना जाना, वहाँ मगरमच्छ रहता है? जी पुत्र अलीना. It's meta. We can reflect on language itself. Okay, so dig deeper. Like, why are we able to talk meta? Socho, I'll come back to you. Putra, aap bataएं दूसरा. ऊंचा. Because we can understand, like, we can talk about the future. We can think in future. So you're all like running around it. मुझे बताओ, what is it in the language that allows us to all do all these complex चीजें? जी पुत्र, आप बताओ. But the macaque monkey also has words. मैं अभी आपको दिखाती हूँ.
ऊंचा बोलें, Grammar. ऊंचा बोलें पुत्र, again. Grammar. So it's the grammar in the human language that is very, very special. It is not the vocab, okay? And we'll see how grammar is special in just a minute. So कोई मुझे बताएगा कि Neanderthals क्या थे? पुत्र आप बताएं. White t-shirt, yes. ऊंचा नाम ऊंचा. Yeah, okay, that's fair enough. पुत्र आप बताएं. जी. Homo neanderthals were like a species of Okay, और कब रहते थे और क्या हुआ उनके साथ? I don't remember the exact time, but I know they were wiped out by, I think, Homo sapiens. Okay, good. So हमारे cousins थे, ये देखें, ये Neanderthals हैं और ये हम हैं और बेसिकली वो 430,000 years ago से 40,000 years तक रहते थे. जो लास्ट उनकी सेटलमेंट थी वो यूरोप में थी. जो सेपियंस हैं, जो हम लोग हैं, वो 1 लाख साल पहले अफ्रीका से निकल के यूरोप गए और बेसिकली हमारी कुट लगी और हम वापस आ गए. उसके बाद फिर बिटवीन 70 and 50,000 years ago हम दोबारा गए एंड फॉर अ वाइल देयर वी नो कि सेपियंस और निएंडरथॉल्स इकट्ठे रहते थे एंड बेसिकली उसके बाद विद इन 10,000 years ऑफ ह्यूमंस गोइंग टू यूरोप निएंडरथॉल्स ख़त्म हो गए. Can anybody tell me कि जब हम निएंडरथॉल और ह्यूमन सेटलमेंट्स को देखते हैं तो उनमें क्या डिफरेंशिएशन बिल्कुल बहुत क्लियर है? जी पुत्र ऊंचा. Neanderthals spoke with ya. They were हमारे first cousins थे. Homo sapiens were more nuanced in their conversation. How do we know that? वो तो सारे मर गए हैं, हमें कैसे पता है कि वो more nuanced थे? जी पुत्र, आप कुछ बोल रहे थे? ऊंचा? जी पुत्र आप बताएं. Homo sapiens would like farm and have communities while नहीं, ये 40,000 साल पहले बात हो रही है. फार्मिंग कितनी पुरानी है? 10,000 साल पुरानी. So out. जी पुत्र ऊंचा. I think Homo sapiens could use fire, but Neanderthals. Neanderthals could use fire. They were actually physically much stronger than us. वो यूरोप रहते थे, ठंड बर्दाश्त करते थे. ऊंचा बताएं पुत्र. Did it have to do with writing? राइटिंग का भी इजाद हुई है. As in like cave painting, like they could communicate through cave paintings versus Neanderthals not being. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि निएंडरथॉल की केव पेंटिंग्स हैं कि नहीं है, बट राइटिंग बेयरली 5,000 साल पुरानी है. जी पुत्र ऊंचा. We looked at their skeletons and the size of their skulls. हाँ, तो we measured and compared, right? सो पुत्र जो उनकी सो ये उनकी को एग्जिस्टेंस है और बेसिकली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, इवन द वंस जो कि समुंदर से 70 to 100 miles अवे फ्रॉम इनलैंड हैं, वहाँ पर आपको सिपियाँ मिलती हैं. सो बेसिकली ट्रेड होता था ह्यूमंस में, राइट. सो बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज इतनी सोफिस्टिकेटेड थी कि आप सिपियों को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे. सो बेसिकली आपके पास इतनी लैंग्वेज थी कि आप ये बता सकते थे कि इस सिप्पी की ये कीमत है, इसके बदले ये ट्रेड होगा. और वो इतनी सोफिस्टिकेशन थी कि वो 70 मील या 100 मील, जो कि उस वक्त बहुत सारा डिस्टेंस होता था. रिमेंबर तब गाड़ियाँ, साइकिल कुछ भी नहीं होता था, तो दिन में आप 12-13 मील चल सकते थे, कि वो इनलैंड आ जाती थी बेसिकली. सो हम ग्रुप टुगेदर करके, इवन अगर समुंदर पर मैंने उस बंदे को कभी नहीं मिलना, मैं उससे चीज़ मंगा सकता हूं बिकॉज मेरी स्पीशीज की आपस में इतनी कम्युनिकेशन है कि देयर इज अ नेटवर्क. सो दिस नेटवर्क इफेक्ट, तो जब हम प्रोबेबली 1 लाख साल पहले गए थे तो तब ह्यूमंस में भी ये कैपेसिटी नहीं थी. तो ब्रूट स्ट्रेंथ में निएंडरथॉल्स हमसे आगे थे, उन्होंने हमारी कुट लगाई, हम वापस आ गए. बट जब फिर हम 50 to 70,000 years ago दोबारा गए तो फिर हम क्या कर सकते थे कि हम 20 लोग ऑर्गेनाइज करके उनके 3 लोगों को मार सकते थे, जबकि वो 3 लोग उनके 50 लोग उतनी सोफिस्टिकेटेड लेवल पर कम्युनिकेट कर हम 50 लोगों की कुट नहीं लगा सकते थे. That is what the data tells us. So what's special about human language? जो green monkeys हैं, they can tell their friends and family about their 3 main predators: eagles, snakes and lions. उनकी 3 distinct calls हैं और लोगों ने experiments करके देखे हैं कि जब आप उनको eagle वाली कॉल कराते हो तो सारे जो monkeys हैं वो ऊपर देखते हैं. जब आप उनको सांप वाली कराते हो तो वो सारे जो है ना वो ट्रीज़ पे देखते हैं, बिकॉज वो सीधे वहाँ पे ट्री स्नेक्स हैं. और जब लायन वाली कॉल करते हो तो सारे भाग के दरख्त पे चढ़ जाते हैं, राइट. सो व्हाट कैन अ ह्यूमन टेल अनदर ह्यूमन दैट इज मोर एवोल्यूशनरीली एडवांटेजियस? क्योंकि देखो ना, अब इसमें तो वो बता भी रहे हैं कि कौन सी एग्जैक्ट थ्रेट है. सो ह्यूमन अगर ह्यूमन को बताएगा तो वो क्या बताएगा? जी पुत्र. Absolutely. I saw a lion by the bend of the river this morning at 11. That is so much more information than just yelling के eagle. किधर है eagle? कितने बजे था? अभी है, चला गया. All this stuff, right? So what's special about this syntax is not speech, it's not vocab, it's the syntax. It's the ability to organize your thoughts in a way कि वो आपको past, present, future के बारे में बताता है. आप communicate कर सकते हो, आप उसको nuance दे सकते हो.
So humans have dictionaries of words, animals have dictionaries of sentences, right? So जो आपके cotton top tamarins हैं, वो they can learn sequences generated by artificial grammar of regular ABN type, but not non-regular A and BN type. Humans can learn both. अगर आपके ऊपर से sentence गुजर गए, don't worry, we are going to come back to it. So parts of language, semantics, basically उसमें meaning है या उसमें vocab is basically a subset of semantics. फिर जो morphology है उसमें derivational morphology होती है जो कि basically आप happy को unhappy बना देते हो. उसमें inflectional morphology होती है जिससे कि आप go को goes कर देते हो. उसके अंदर grammar होती है जो कि basically आपको arrangement और मतलब like position in the sentence से आपको क्या information मिल रही है. So syntax, arrangement of words and phrases in a specific order is a subset of grammar. And then social context होता है. उर्दू जैसी languages होती हैं, उर्दू में honorifics हैं, तू, तुम, आप, आइए जनाब, राइट. इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज में ऑनरिफिक्स होते हैं जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं. अंग्रेज़ी में फॉर एग्जांपल जो हम अंग्रेज़ी आज बोलते हैं उसमें वी रियली डू नॉट हैव ऑनरिफिक्स एंड बेसिकली आप टोन से कन्वे करते हो एंड वर्ड की चॉइसेस से कि आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है. So let me ask you this. सारे ह्यूमन बच्चे roughly at the age of 5 to 6 basically manage to speak the languages that they hear around them. In Qissa Khani Bazaar in Peshawar, it's actually quite common for kids who can't read and write at all to speak 4 or 5 languages because they hear it around them. At least they did when the trade caravans came there. Deaf children who are not taught a language but are left in a group will develop a new sign language within a few months that's commonly intelligible between them. What do these characteristics tell us about the human language? जी Yusra, ऊंचा पुत्र. Maybe that humans have inbuilt capacity to learn faster, especially when it comes to language, because it helps them survive. Mm-hmm. So that's why they can pick up on random words and still develop a language out of it really fast because it's inbuilt. So आप सच कह रहे हो but आप जो है ना उसको properly formulate नहीं कर रहे. जी पुत्र, ऊंचा. So my name is Soya, and I think that human brains have the capacity to develop a recognition for the patterns, what a child speaks and what other person. So do you think language acquisition is completely random? No, it's not random. It depends on तो मतलब कोई भी pattern accept कर लेगा वो. Okay? How many people agree with that? Okay, आप दोनों अच्छा. So जो बाकी लोग जिनके हाथ नीचे हैं वो उनका क्या ख्याल है कि कौन से स्पेशल पैटर्न्स हैं जिनमें लैंग्वेज फिट होती है और वो उनकी कंस्ट्रेंट कहाँ से आता है? पर वो तो वही वाली बात होगी ना कि कोई भी रैंडम पैटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा as long as repetition है. Repetition is a given, right? वो तो learning process है. जी पुत्र. Maybe some that have I don't know, an evolutionary advantage, like after that pattern they were able to, I don't know, figure. So इतनी सारी ज़बानें हैं, कुछ डेड हैं, कुछ लिविंग हैं. क्या उन सब में कोई एक पैटर्न है कि कोई भी रैंडम पैटर्न जिन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि रिपीट किया जाए तो वो लैंग्वेज बन जाएगा? There has to be, I guess, some sort of signal after. Okay, पुत्र आप बताएं. I think Chomsky की theory थी that said that we're born with an inbuilt grammar function. CP. Yes. आपसे मैं आके दोबारा पूछती हूँ. जी पुत्र. I think it has something to do with need. So like the first word a lot of children have, the first word is ma because that's like what they. But पुत्र आप वो वाली बात रिपीट कर रहे हो कि रैंडम पैटर्न कोई भी रिपीट किया जाए तो वो हो जाएगा. Humans are hardwired for language and it's a very specific सांचा. उस सांचे में जो languages fit होती हैं वो possible हैं. So then that basically answers the other question. Basically, are there impossible languages? Yes. Okay, give me an example. For example, if there was, I think, this study where a child was left in the forest Mm-hmm. and then she developed a language of her own because she was living amongst animals. Mm-hmm. So I think like it can be a language which is only understood by that individual. No. So I'm not saying कि कोई possible language की constraints का. I'm saying, is there a language which is impossible? Okay, give me an example of an impossible animal. This is meant to give you a hint. Is there an impossible animal? Is there an animal जो कि anti-gravity हो या जितना खाता हो उससे ज़्यादा energy output कर दे? Right? So animals को physics के rules obey करने पड़ते हैं. Right? So इस तरह से अगर human brain में hard wiring है तो then are there certain rules जो कि नहीं हो सकते? जी पुत्र ऊंचा. It says that there for every language that
So the question I'm asking is there a human grammar outside which human grammar cannot go? जी पुत्र जी. I think it has something to do with when जो बात की थी कि time and location. If something doesn't correlate to that, meanings don't correlate to that. हम उससे बहुत बेसिक बात कर रहे हैं. Is that कि grammar के are there rules about that? जी पुत्र. बेटा ऊंचा ऊंचा ऊंचा. Does it have anything to do with the fact that we can't like talk to animals? पर ये तो हम आपस में humans के आपस में बातें कर रहे हैं ना. Animal से तो आज भी बात नहीं कर सकते. जी पुत्र. Yes, I think there are rules of grammar. तो अगर tenses की बात की जाए, even sign language में tenses होते हैं कि अभी मैं present की बात कर रहा हूँ. Like if I'm doing. बट देखो ना जो जर्मन के टेंसेस के रूल्स हैं वो लैटिन से बिल्कुल फ़र्क है. लैटिन और जर्मन तो फिर मिलती हैं बट यू नो लाइक हंगोल के बिल्कुल फ़र्क हैं. You're talking about कि grammar के rules. सो मैं कह रही हूँ कि अगर सारी लैंग्वेजेस को देखो बोथ लिविंग एंड डेड तो इज देयर अ पैटर्न दैट इज नॉट अलाउड? आई मीन आप डिसएग्री कर सकते हो यार. दिस इज अ थिंकिंग एक्सरसाइज. जी पुत्र. Okay, this is a guess, but like ऊंचा. when people use language and they use grammar to convey messages, to convey information, you have to do that in a way that is understandable by everyone around you. Otherwise, it's a nonsense language. It's a nonsense message. No, you're going in completely हम इसके बारे में बात करते हैं आगे आके. So the language is the ability to build an internal map of a piece of information and communicate that information to yourself and others via a decipherable signal. So think about this. Feelings words के बगैर हो सकती हैं. Feelings language के बगैर हो सकती हैं. Thought language के बगैर possible नहीं है. Right? So जो आप map बनाते हो words में वो पहले अपने लिए बनाते हो फिर उसको convey करना is a secondary function. ठीक है? Signals can be sound, obviously. It can be written. It can be body language, जैसे sign language होती है या braille होती है जो कि sensation से होती है. It's a biologically determined computational cognitive mechanism that yields an unbounded array of hierarchically structured expressions. ठीक है? अभी इसकी अगर समझ नहीं आई तो that's fine. We're going to do this. So hardware जो है core human faculty consists ये biological computational cognitive model है. उसके दो APIs हैं. एक आपके अपने लिए और एक दूसरों के लिए. ठीक है? और जो output है, in this sense, language is primarily an autonomous computational system for generating complex thought, which needs to be distinguished from its possible externalization as speech or sign, as well as its potential functional use in communication. Think about what Dr. Basma said with the last slide. Feelings inherently as such exist kar sakti hain without you having to think about it. You can feel sad, you can feel happy. Thoughts cannot occur without language. So to have a thought, you need to have a certain pattern of symbols that you arrange either for yourself or to communicate to others, which others can understand. So language basically is the way our thoughts are formulated. और अगर आपको ये basic idea समझ आ जाए तो you will understand कि language, impossible language exist नहीं कर सकती. ये जो अभी next slide दिखाएं डॉक्टर बसमा, ये जो आपको output की जो complex सा जो complicated सा sentence लिखा हुआ है, this what I'm saying will help you understand that sentence. To have a tangible idea, to have a thought. We're not talking about how you feel about it. We're not talking about interpretation of your sensations. We're talking about a thought. और वो idea, वो thought possible नहीं है unless you have a language. Thank you. Okay. So he gave man speech, and speech created thought, which is the measure of the universe. Who said that? Anybody? So this is from Shelley, and this is 1820, Prometheus Unbound, I think. Basically, जो Greek god था, Prometheus उसने इंसानियत को fire दे दी थी, तो Jupiter ने उसको बाहर निकाल दिया था. This is him coming back and talking about the development of language. If anybody is interested, they should go check that out. हम ये बात कर बैठे हैं. So I'm going to walk you through how we know that there are impossible languages.
बेसिकली जब आप सारी जितनी भी लिविंग डेड सारी ज़बानें देखो तो उसमें बेसिकली एक बेसिक प्रोसेसिंग होती है जिसको हम मर्ज कहते हैं, कि एक नाउन फ्रेज जिसको कि जो सब्जेक्ट होती है सेंटेंस का वो मर्ज करती है विद अ वर्ब फ्रेज, एंड वर्ब फ्रेज में एक एक्शन होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब फ्रेज के दो टोटे हैं, एक एक्शन और एक सब्जेक्ट, ठीक है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं चाहे दे आर डेड और अलाइव हैव दिस प्रोसेस, ठीक है। अब जब आप इसको और डेप्थ में देखते हो तो आप रियलाइज करते हो कि उसके अंदर एसिमेट्री है। जो आपका सब्जेक्ट है उसको हमेशा प्रेसिडेंस है ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज बेसिकली देखो, द रैट चेज द बर्ड्स, दैट सॉ द कैट, दैट एट द स्टारलिंग। सो जो आपका जो रैट है वो वहीं पे रहा है, रैट ने आगे जाके और कुछ नहीं किया, उसको आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हो, राइट? जो आपके वर्ब फ्रेज में चीज़ है उसको आप इस दैट के अंदर नेस्ट कर रहे हो, और फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया है इस फ्रेज का, और उसको आप आगे जाके उसको आप फर्दर जो है नेस्ट करके उसको एक रिकर्सिव, उसमें बच्चे इंस्टिंक्टिवली बाय द टाइम दे आर 7-8, जस्ट लाइक वी नो कि कोई हाईएस्ट नंबर नहीं है, वी ऑल नो इंस्टिंक्टिवली कि कोई लॉन्गेस्ट सेंटेंस नहीं है। आप इस प्रोसेस को इनडेफिनेटली कर सकते हो, राइट? सो लुक एट द कॉम्पिटिशनल जो वर्क यहाँ पर हो रहा है कि पहले आपने दो चीज़ों को मर्ज किया है, आपने एसोसिएट किया है कि जो रैट है वो बर्ड्स को चेज कर रहा है, राइट? उनकी आपस में एसोसिएशन है, आपने उन दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया। फिर आपने इसमें से एक फ्रेज को सुप्रीमेसी दे दी है कि इसको तो मैंने आगे फर्दर कुछ नहीं करना, दूसरे को आगे मैं और नेस्ट कर सकता हूँ, और फिर नेस्टिंग के थ्रू आप उसको इनफिनिट टाइम्स के लिए रिकर्सिव प्रोसेस से उसको उस थॉट को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है? देयर इज नो लैंग्वेज इन ह्यूमन हिस्ट्री विच डज नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर. So basically, syntax can generate infinitely large structures, as always happens in a system. Let's an element of a certain type be repeated within an element of the same type, right? आपने nesting करके उसको repetition उसकी allow कर दिया, right? उसके an impossible language is one in which dependencies can be rigidly determined by the position of the words in a linear sequence. कोई ज़बान है ऐसी जिसके के सेंटेंस में वर्ड कहाँ पर आता है उसके ज़रिए उसका मीनिंग पता चल जाए। अगर आप सोचो कि स्ट्रक्चरली वो ज़बान ज़्यादा आसान है, आपने कह दिया कि वर्ड 1 का ये मतलब है, वर्ड 2 का ये मतलब है, वर्ड 3 का ये मतलब है, वर्ड 4 का मतलब है, वर्ड 5 का ये मतलब है, राइट? इन सम वेज आई मीन कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर के लिए वो ज़बान सीखनी आसान है, वो ग्रीन मंकी भी ये वाला स्ट्रक्चर सीख लेता है। इसमें लिमिटेशन क्या है? आपकी वर्किंग मेमोरी फाइनाइट है, तो आपके लिए ये काम नहीं करना था। सो देयर इज़ नो ह्यूमन लैंग्वेज जिसमें कि आप with just the position of the word in a linear sentence, in a linear sequence, आप ये बता सको कि इसका मायने क्या है। Recursion is the real exclusive fingerprint of human syntax, and syntax is the real exclusive fingerprint of human language. An impossible language is a non-recursive one. All children know, just like there's no highest number, there is no longest sentence. किसी को ये बात ना समझ आई हो? Does everybody get this? जी पुत्र। सो पुत्र, फ़र्ज़ करो कि एक ज़बान है जिसमें सेंटेंस में जो आपका वर्ड की पोजीशन है, आप उसको 1 2 3 4 5 लेबल करो, और उस लेबलिंग से उसका आपको मायने पता चल जाए। देयर इज़ नो लैंग्वेज। आप उर्दू में जब आप प्रोज बोलते हो तो वर्ड ऑर्डर फ़र्क होता है, जब आप शेर कहते हो तो वही वर्ड ऑर्डर चेंज करके आपको फिर भी समझ आ जाती है। तो जो उसका मायने है वो उसकी ग्रामर और उसकी वोकैब पे डिपेंडेंट है, वो उसके वर्ड ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड आप जितनी भी मतलब लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो डेड हों चाहे वो लिविंग हों, उसमें कहीं किसी भी लैंग्वेज में आपके लीनियर सीक्वेंस में पोजीशन क्या है वर्ड की, उससे मायने नहीं निकलते। जो रिकर्शन है, all human languages are recursive, which is why we know, and हम अभी ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको जो रिकर्शन करता है। सो AB parentheses N वाला मॉडल भी हम कर सकते हैं टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बट मेनली हम AN मल्टीप्लाइड बाय BN वाला मॉडल करते हैं। यहाँ पे एक और हाथ था जी पुत्र। सो कंप्यूटर बिल्कुल कर सकता है, ह्यूमंस नहीं कर सकते, विच बेसिकली टेल्स यू कि एक चीज़ हार्डवायर्ड है, दूसरी आप हार्डवायर कर रहे हो खुद अपनी मर्जी से। I'll give you an example.
आसिफ स्कूल जाता है, इसमें the position of words is not necessary to convey the same meaning. अब ये भी हो सकता है कि स्कूल वो है जहां आसिफ जाता है, so स्कूल पहले आ गया है, आसिफ बाद में आया है, but still it is आसिफ who's going to school, right? So आप किसी भी ऑर्डर में रखो, बीट में एडजेक्टिव्स ऐड करो, you can convey a meaning. इसमें ऐसे नहीं है कि स्कूल अगर पहला वर्ड है तो जो भी सेकंड वर्ड है दैट गोज टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड. सो अगर स्कूल वो जगह जहां आसिफ जाता है डज नॉट मीन कि स्कूल फिक्स्ड है, सॉरी आसिफ फिक्स्ड है और स्कूल उधर चल के आ रहा है. बट वी कैन मेक सच अ लैंग्वेज, बट दैट विल बी वेरी वेरी लिमिटेड. I mean, for example, we could say Asif school at like Asif is the object that is going. And there is हाँ, पुत्र, so that is your, जो आप बात कर रहे हो ना, that is exactly the point. Such a language is possible and is computationally easier, and there is no human language that follows that pattern. Huh? There's a lot of work done in the area of human-robot interaction. So what happens, you can't communicate with robots in a natural language because for robots to understand our speech and text in a natural is very difficult. So what a lot of work has done in the past, that you construct a new language which is as simple as you're saying. So you teach that language to humans, and with that language they can communicate with robots, right? So what we take a reverse approach because robot's brain is not wired to learn that language because उनका memory model and cognition model बहुत weak होता है. So what you do, you construct a new language which is much easier for a robot in terms of its compiler to understand, and then you teach that language to human, and then you try to build a human-robot interaction. Yes, that language is possible, but बहुत limited. Yeah, उसमें nuance नहीं दिया जा सकता. There are many languages, but they're very simple because brain doesn't allow you to scale. So जो उसमें जो infinitely large बन रहा है ना recursive model, वो उसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा because आप by the time आप 300th word पे पहुंचोगे, आपको word number 25 का context बिल्कुल भूल गया होगा, right? So it's simple, but we are not wired for that because हमारी working memory उतनी लंबी नहीं है. Okay, so basically how is language processed? Language is mostly processed in the left hemisphere of 90% of right-handed and 75% of left-handed people. So most humans on the planet, आपका उसके अंदर जो है वो left hemisphere के अंदर होती है, चाहे आप right-handed हो चाहे left-handed हो. There are people जो कि ambidextrous होते हैं. What is ambidextrous? जो कि you use both hands equally, उनकी प्रोसेसिंग बाय हेमिस्फेरिक होती है. जो इसके आप अगर टोटे देखो तो अकूस्टिक एंड फोनोलॉजिकल एनालिसिस जो होता है वो टेम्पोरल लोब में होता है और वो दोनों साइडों पे होता है. मैं आप मोस्टली लेफ्ट साइड वाला करता है, मैं आपको अभी बताऊंगी कि राइट साइड वाला क्या करता है. सेंटेंस कैटेगराइजेशन होता है, जब आप साउंड सुनते हो तो वो स्पीच है वर्सेस नॉन स्पीच, वो पैराइटल लोब डिसाइड करती है. जो फोनीम्स हैं, जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं, उनका एनालिसिस सुपीरियर टेम्पोरल गायरस करता है. Computational semantic and syntactical relations जो है वो frontotemporal, left side for the semantics and bilateral for syntax. What is linguistic prosody? जो rhythm से पता चलती है ना, जैसे मैं कहती हूँ बैठो उठो मत या उठो मत बैठो, राइट? आपके मेरी रिदम से आपको पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ. दैट इज लिंग्विस्टिक प्रोसिडी. वो फ्रंटोटेम्पोरल राइट साइड पर होती है. थीमेटिक बाय स्ट्रेस, इंट्रोगेटिव बाय हायर पिच करते हो आप. अगर आपका सिमेंटिक और सिंटैक्स मुश्किल है और वो मैप नहीं कर रहा एक दूसरे के साथ, तो फिर प्रोसेसिंग होती है फर्दर इन द एंड यू लुक एट द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड द रियल वर्ल्ड नॉलेज उसके साथ ऐड हो जाता है, राइट? जो लेफ्ट आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोसेस करता है इन सेगमेंट्स ऑफ 20 to 50 मिलीसेकंड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 to 80 हर्ट्ज और इन गामा रेंज. ठीक है, तो वो फ्रेजेस को देख रहा है. ठीक है, और जो आपका राइट साइड वाला पीएसी है वो जो है वो आपके टोनल सेगमेंटेशन देख रहा है इन 150 to 300 मिलीसेकंड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 to 8 हर्ट्ज. तो वो सेंटेंस लेवल पर देख रहा है, राइट? तो जब आप पैराग्राफ पूरा पढ़ते हो तो कई दफ़ा आप पूरा पैराग्राफ में आपको इंडिविजुअल सेंटेंसेस नहीं याद आ रहे होते, आप सेंटेंस के रिदम से आप डिटर्मिन कर लेते हो कि पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है. तो वो जो है वो आपका नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर कर रहा है, फ्रेज लेवल पर आपका डोमिनेंट हेमिस्फेयर कर रहा है. इज दैट क्लियर? जी पुत्र.
So if you're not listening or like speaking and we're reading instead, तो उसके अंदर auditory complex would not be involved. ऑडिटरी कॉर्टेक्स सो रहा है उस वक्त, राइट? So what else would be involved instead? आप बताओ मुझे, you've learned enough about the brain कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन? Your eyes, the visual. विजुअल कॉर्टेक्स फायर कर रहा है, राइट? So it does the same thing. It does it अभी मैं बताती हूँ कि कहाँ भी वो करता है, ठीक है? जी पुत्र। I'm just confused that how is language associated with the hand that we're using, like our dominant hand. You said like left-handed people are mostly using 75% of the left hemisphere. So how is that like linked? The hand that So generally सोचा जाता है कि जो आपका dominant hand है उससे जो opposing side का hemisphere है वो आपका active hemisphere है. But what I'm trying to tell you is कि language processing के लिए even with people who are left hand dominant उनका जो है उनका उसी side वाला hemisphere dominant है. So ये जो common सोचते हो कि जी opposite side है, that's not true for language. कि mostly hand dominance determine नहीं कर रही कौन सा है. It's the dominance of the hemisphere that does certain things better than the other non-dominant hemisphere, and writing and finer movement of the hand is one of those things. So हमें hand से उसकी dominance से पता चलता है कि हमारा hemisphere कौन सा dominant है. Otherwise that's not a given rule. जैसे डॉक्टर बासवा ने कहा बहुत सारे right-handed लोगों में भी right hemisphere dominant है. So that's one way to determine कि most likely कौन सा hemisphere dominant है. जी पुत्र। तो फिर जो बाकी वो जो मुझे समझ आ रही है 15% का जो गैप है between right-handed and left-handed people, what does that show? उनका पुत्र उनका right hemisphere जो है वो dominant होता है. But what implication does that have on their actions? As far as we know, nothing. It's just a biological, you know, the assumption is generally कि जो आपका dominant hand है उससे opposite वाला आपका dominant hemisphere होएगा. तो जैसे डॉक्टर नासिर जब ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बंदा है और तो ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि उसका लेफ्ट साइड वाला वर्निकेज एरिया निकाल दो तो एक्चुअली उसका तो डोमिनेंट तो राइट साइड वाला है इस वाले बंदे में, तो वो काम चल जाएगा. दिस इज़ वन प्लेस, लैंग्वेज इज़ वन प्लेस यहाँ पे कि दोनों साइडों के ब्रेन पे एसिमेट्री है. अगर आपका जब आप बहुत छोटे होते हो तो दूसरी साइड वाला हेमिस्फीयर टेक ओवर कर सकता है एज द लैंग्वेज सेंटर. बाय द टाइम यू आर एन एडल्ट, वन हेमिस्फीयर इज स्पेशलाइज्ड इन लैंग्वेज. वहाँ पर अगर आप वो उसका एरिया हटा दो तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या द एबिलिटी टू स्पीक खत्म हो जाती है. हाँ. So aphasia, aphasia is basically aphasia is language and aphasia is no language. So basically लेकिन उसमें comprehensive aphasia हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही, और आपको expressive aphasia हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही आपने एक्सप्रेस क्या करना है, और आपको डिसआर्थरिया हो सकता है कि आप समझ भी सकते हो, आपको पता भी आपने बोलना क्या है, बट आपका ये जो डिलीवरी वाला सिस्टम है ना, आपके वोकल कॉर्ड्स ये काम नहीं करते. So comprehensive aphasia, expressive aphasia and dysarthria are three distinctly different neurological problems. Putter, I'm gonna have you come back and talk to me later because we should finish this. Okay, this is basically, इसे आप डरो मत, मैं आपको सिर्फ areas दिखाना चाहती हूँ. So सबसे पहले ये देखो कि do you see how temporal lobe ऐसे अंदर fold हुई हुई है. तो ये आपका जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ना, वो ऐसे छुप के टेम्पोरल लोब के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है. और इसमें जो एरियाज जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम हेशल्स गायरस कहते हैं, जो कि मेन जो एरिया है जहाँ पे कि आप फोनोलॉजिकल एनालिसिस करते हो. उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये जो है ये आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स यहाँ पर है, और ये वाला जो आपका एरिया है इस वाली जगह पर, ये देखो विजुअल यहाँ से आ रहा है, ऑडिटरी यहाँ से आ रहा है. ये जो आपका वर्निक्स एरिया है यहाँ पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन होती है, और यहाँ पर आपकी बेसिकली सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जो हैं वो फिगर आउट होते हैं. यहाँ पर प्लानिंग होती है और यहाँ से फिर डिलीवरी हो जाती है, और जो वर्बल वर्किंग मेमोरी है वो पैराइटल लोब में होती है, वो वहाँ से आती है. वी आर गोइंग टू गो ओवर दिस वन मोर टाइम, सो डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस राइट नाउ. सो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि प्योर ऑडिटरी एंड फोनोलॉजिकल कैप्चर जो है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड हार्मोनिक्स जो हैं वो हेशल्स गायरस में यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है. वो जो ऊपर वाला एरिया जो कि अंदर छुपा हुआ है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों साइडों पर जाते हैं और यहाँ पर स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस होता है प्लानम टेम्पोरल पे, जो ये वाला एरिया है जहाँ पर नो पार्सिंग इनटू लैंग्वेज वर्सेस नॉन लैंग्वेज. वो सिर्फ जो है ना वो ये देख रहा है कि किस स्पीड से आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी की, किस वेवलेंथ की, किस टेम्पो के ऊपर आवाज़ आ रही है. यहाँ पर जो है जो
प्लानम पोलेर्स है, उस पर फोनीम्स और स्पीच वर्सेस नॉन स्पीच, इस एरिया में अब वो डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि ये स्पीच है और ये गार्बेज है, ठीक है, पहला उसने कट करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और लेवल की प्रोसेसिंग होती है जिसमें लोकल फ्रेज लेवल एनालिसिस होता है, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मर्ज। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द मर्ज कि कैसे नाउन मिलना शुरू होता है वर्ब फ्रेज के साथ, वो यहाँ पर होना शुरू होता है। और फ्रंटल ओपर्कुलम में यहाँ पर आगे जाकर ABN वाली जो सिंपल वाली ग्रामर है ना, उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। उसके बाद एरिया B44 में, यानी कि यहाँ पर वो रिकर्सिव AN BN वाली प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद यहाँ से आप जो है ये वाला जो वेंट्रल वाला पाथवे है वो वर्बल मेमोरी निकालता है पैराइटल लोब से, ठीक है। और उसके बाद एरिया B45 जो है, ये वाला जो एरिया है वो इस रिकर्सिव सिंटैक्स को इस सिमेंटिक वाले प्रोसेस के साथ मर्ज करता है। सो डू यू सी कि बिल्कुल जिस तरह आप कॉम्पिटेशनल मॉडल बिल्डअप करते हो कि यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल एनालिसिस, कि आपने उसका बिल्कुल साउंड के लेवल का एनालिसिस किया है पहले फिर आपने उसका रिदम, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वो सारी चीज़ें डिटर्मिन कर ली हैं। फिर आपने कहा ये स्पीच है कि ये स्पीच नहीं है। फिर आपने कहा कि अच्छा इसके मीनिंग वाले वर्ड्स ये हैं, इसकी सिंपल वाली ग्रामर ये है, मेरी वर्किंग मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ है। उसको फिर आपने एक और लेयर लगाई, आपने AN BN वाली रिकर्सिव ग्रामर लगाई। और फिर आपको एंड में जो इसमें हमने यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बट जो इसको सारे वाइडर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है वो ऑब्वियसली फ्रंटल लोब देगी, राइट। सो ये सारा एनालिसिस जो है वो जाकर यहाँ से फिर उसको मीनिंग मिलता है। ये याद रखें कि ये देयर इज अ रीज़न कि वर्निक्स एरिया यहाँ रहता है, बिकॉज एज समबडी नाइसली पॉइंटेड आउट, जब हम लैंग्वेज सुन रहे होते हैं, एंड रिमेंबर बहुत अरसे तक राइटिंग नहीं थी, तो लैंग्वेज वाज बेसिकली जस्ट स्पीच, दैट इज़ वाई ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज सो इन्वॉल्व इन इट। बट यहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स जो है ना वो आपका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो एज यू कैन टेल कि जो प्लानिंग ऑफ स्पीच उस एरिया 6 में हो रही है जहाँ पे सारी प्लानिंग ऑफ स्पीच होती है। तो इससे जो एक चीज़ आप इन्फर कर सकते हो ना वो ये है कि रीडिंग जो है वो टू अ सर्टन एक्सटेंट हार्ड वायर्ड है, बिकॉज आपका वर्निक्स एरिया यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है ना, विजुअल कॉर्टेक्स भी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स के जंक्शन के ऊपर आपका वर्निक्स एरिया बैठा हुआ है, राइट। सो जो रीडिंग है वो हार्ड वायर्ड है। मुझे बताओ राइटिंग का सेंटर कहाँ पर है? Where is the writing का center in the brain? जी पुत्र, ऊंचा। Associated with the motor cortex. वो तो पुत्र आउटपुट है ना, तो मोटर कॉर्टेक्स तो सारा जो है वो यहाँ पर प्लानिंग हो रही है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है। So planning would involve the prefrontal and premotor. But is there a writing का सेंटर? यहाँ पे कहीं पे लीजन होता है और राइटिंग उड़ जाती है। Right. So you can think about writing, but at the same time, if you have problems with your motor cortex, you won't actually be able to write. वो तो एग्जीक्यूशन नहीं हो गई ना। बट देखो जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है वो डिवोटेड है सारे विजुअल और ऑडिटरी साउंड्स को ये डिटर्मिन करने में कि ये लैंग्वेज हैं कि नहीं है, राइट। इज देयर अ सेंटर जो कि देखता है कि जो सारी विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है या जो हमारा सारा मोटर आउटपुट है वो लिखना है कि नहीं है? जी पुत्र, यहाँ पे किसका हाथ था? जी ऊंचा पुत्र। In my head, writing is the same as any skill. So learning it is the same as developing a movement model. Right. So writing is not hardwired. We have fine hand movements for tool development, जिसको कि हमने बाद में कमांडियर किया है। दिस इज हाउ स्पीशीज डेवलप, कि आपने एक पर्पस के लिए एक फंक्शन डेवलप किया होता है, फिर लैंग्वेज केम मच लेटर। फाइन हैंड मूवमेंट्स, टूल मेकिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। आपका जो आपकी जो सोफिस्टिकेटेड ग्रामर है ये बहुत बाद में आई है। बट देन जब ग्रामर आ गई तो आपने उसको कमांडियर किया और आपने कहा लिख भी लो यार, मैं तो मर जाऊँगा, पीछे टैबलेट छोड़ जाओ स्टोन का, वो कोई और बाद में किसी को बेनिफिट करेगा। सबको ये समझ में आ गया है? द प्रोसेस, आई डोंट वांट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द नेम्स, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द डायरेक्शंस, बट डू यू अंडरस्टैंड के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कैसे होती है? डॉक्टर बसमा, कैन आई टेक द पॉइंटर फॉर अ सेकंड? सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, आई विल जस्ट बी क्विक। ये जो डॉक्टर बसमा की लास्ट स्लाइड थी ना, ये वाली, इसमें अगर आप लोग ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो ये हमारा सेंट्रल सल्कस है, जिसके आगे मोटर एरिया है, एरिया 6 एंड एरिया 4, और इसके पीछे प्राइमरी सेंसरी एरिया है जो सेंसेशन परसीव कर रहा है। इस प्री फ्रंटल एरियाज जो सारे हैं उनकी हमने क्या बात की थी? दे आर मोटर एसोसिएशन एरियाज।
ये वो एरियाज हैं जो बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके प्लान कर रहे हैं मूवमेंट। इसी तरह जो सेंसरी एरियाज हैं वो सारे सेंसरी एसोसिएशन एरियाज हैं जो बहुत सारी सेंसेशंस को इंटीग्रेट करके दे आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी आर परसीविंग। सो जो स्पीच एरियाज हैं जो लैंग्वेज के साथ रिलेटेड हैं, they are in the association areas, both the motor speech area, which is the Broca's area, and the sensory speech area, which is the Wernicke's area. और ये दोनों association areas में हैं, sparing the primary sensory and the primary motor areas. इसी तरह ये जो Wernicke's area है, this lies at the junction of your hearing area, the temporal lobe, and your visual area, the occipital lobe. ये दोनों से input ले रहा है, so language can be read, can be heard, and still we can make sense of it. और इसी तरह motor areas जो हैं वो इन सारे strips के साथ correlated हैं, और जिस तरह डॉक्टर बासमा ने कहा, there is no dedicated area to writing, so we can use all the motor area to convey language, चाहे वो written form में हो, चाहे वो symbols में हो. Right? So expression of language किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट वो प्लान इधर होगा. Right? So association areas are what you need to remember. ये सारी प्रोसेसिंग कर रही है. जी पुत्र, ऊंचा. So ma'am, when we receive a text from a person we already know, it's just not what we are reading. It's also maybe we kind of hear that tone or our brain try to. Absolutely, absolutely. जो पुत्र ये जो है ना, जो एक्सेस टू आपकी जो ही आप उस बंदे का नाम देखते हो ना, ये आपकी जो वर्बल वर्किंग मेमोरी है ना, उसमें उस बंदे की शक्ल आती है, उसकी आवाज़ आती है, जो उसने आपको आखिरी दफ़ा डांटा था वो आता है, और उस हिसाब में आप वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो. मेमोरी से भी इनपुट आ रही है ना, लैंग्वेज. क्या सो जो वर्क आपकी जो पैराइटल लोब में जो आपकी मेमोरी बैठी हुई है, जो आपके वो उसको कॉन्टेक्स्ट दे रही है उसका. सो देयर इज़ नो. सो डॉक्टर नासिर और मेरी एक दफ़ा बहुत जब एक दफ़ा हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था विच आई लॉस्ट कि इज़ देयर एनी साउंड विच इज़ नॉट लैंग्वेज, एंड वी नो कि दैट इज़ ट्रू. देयर आर साउंड्स विच, सो एनी साउंड दैट यू हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ साउंड. सब्सिक्वेंटली आपका ब्रेन उसको मीनिंग दे देता है. जो ही आपका ब्रेन उसको मीनिंग देता है वो लैंग्वेज बन जाती है. Does that make sense? So basically जो आप जितने 80 years का जो बंदा है वो कोई नई साउंड उसने probably सारा कुछ सुना हुआ है, right? Whereas 5 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी things are still sound and they're not language. Okay, so this is a really interesting set of drawings जिसमें आप human newborn को देख रहे हो और आप macaque monkey के newborn को देख रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि ये वाले जो pathways हैं ये दोनों sort of एक जैसे हैं. जब ह्यूमन अडल्ट है तो उसमें देखो ये पाथवे कितना बड़ा हो गया है. सो ये, और अगर आप यहाँ पर अडल्ट मकाक की नहीं बताई गई, बट अडल्ट में ये प्रिटी मच इसी तरह के रहते हैं. एंड दैट इज़ बिकॉज देखो आपको पाथवे चाहिए बिटवीन रिसेप्टिव एरियाज एंड एक्सप्रेसिव एरियाज टू लर्न द लैंग्वेज. बच्चा सुन सके कि क का मतलब या कौवे का मतलब वो वाला काला बर्ड होता है, एंड देन द चाइल्ड शुड बी एबल टू ट्राई दैट आउट कि इसको ऐसे बनाते हैं. ये फिर जो रिकर्सिव वाला जो है ना, so basically the two dorsal fiber tracts become more evident when looking at the newborn brain, in which the fiber tract terminating in B44 is not yet myelinated, whereas the fiber tract terminating in the premotor cortex, already in the syntax related fiber tract in particular, matures late. So वो जो आपका रिकर्सिव वाला जो है ना, जो B44 में जा रहा है पाथवे, वो आप जब बड़े हो रहे होते हो तो तब बनता है. दैट इज़ वाई वी से कि सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज सेंटर्स लड़कियों में डेवलप होते हैं एट द एज ऑफ 7 to 8, whereas लड़कों में वो डिलेड होते हैं, वो 10 to 11 में होते हैं. और उससे पहले आपकी मेमोरी भी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, बिकॉज आपके पास लैंग्वेज नहीं होती उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए. विच इज़ वाई जो आप लोगों में से साइकोलॉजी कर रहे हैं, childhood traumas के लिए talk therapy does not work very well, because talk उस trauma को access नहीं कर सकती. That is not stored in a sophisticated language वाला तरीका. So that is why जो tactile therapies हैं, they work better for childhood trauma, because वो access कर सकती हैं उन memories को जो कि pre-sophisticated language store की गई हैं. Does that make sense? Do we have anyone from psych right now? Psychology. Yeah.
So the pathway human babies need to learn language is already there, but the more sophisticated pathway is made as the baby is learning the language to fit the traits of the language within the hardwired framework of the brain. So do you see, एक आपका already hardwired structure है, एक pathway बना बनाया आता है ताकि आप उसके ज़रिए सीख सको. दूसरा जो recursive वाला pathway है वो तब develop होता है as you are learning the languages that you are learning as a child. So basically, for example, those of us who have grown up bilingual, we speak English and Urdu from the time we are little children. हमारा एक वर्निकेज एरिया में एक सेंटर है. मैंने स्पेनिश और हंगोल बड़े होके सीखी है. सो आई कैन टेल यू व्हेन आई एम फास्टिंग, मुझे उर्दू और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी स्पेनिश और हंगोल बंद हो जाती है, बिकॉज उसके सेपरेट लैंग्वेज सेंटर्स हैं. अगर आप मेरा FMRI करो और वो फायर करना बंद कर देते हैं, बिकॉज उसके लिए ज़्यादा एफर्ट है. ब्रेन कहता है मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, छुट्टी हो गई है तुम्हारी. सो दोज ऑफ यू हु स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, और सो जब आप एक दो लैंग्वेजेस इकट्ठी सीखते हो तो उनका एरिया इकट्ठे बनता है, और उसके बाद वो उसकी विंडो क्लोज हो जाती है फॉर एज 7 to 8 फॉर गर्ल्स एंड फॉर 10 to 11 बॉयज. सो दैट्स वाई वो कहते हैं कि छोटे बच्चे को सिखाओ लैंग्वेजेस, बिकॉज दे देन गेट इनमिश्ड इनटू द सेम वर्निकेज एरिया. ठीक है. इट्स सो इंटरेस्टिंग कि जब मैंने हंगोल सीखनी शुरू की तो हंगोल में देयर आर साउंड्स व्हिच उर्दू डज नॉट हैव. एंड मुझे छोटे होते से बताया गया था कि उर्दू और अंग्रेज़ी जो है वो एक ही लैंग्वेज इंडो यूरोपियन फैमिलीज़ में से हैं, और मैं कहती होती थी कि यार उर्दू अंग्रेज़ी में तो कुछ भी नहीं मिलता. एंड देन मैंने जब हंगोल सीखी तो आई रियलाइज कि प साउंड जो है वो उर्दू में और अंग्रेज़ी में बिल्कुल एक जैसी है. जो हंगोल में साउंड है वो F और P के दरमियान की कोई साउंड है. मैं वो साउंड सुन भी नहीं सकती. कभी मैं उसको F सुनती हूँ तो कॉफी वाइप इस तरह करके वो लोग बोलते हैं, और वो एक्चुअली मैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज आई कांट इवन एक्चुअली हेयर दैट साउंड, बिकॉज वो न्यूरॉन जो वो साउंड जो मैंने छोटे होते नहीं सुनी, उसका न्यूरोनल रिसेप्टर ख़त्म हो जाता है टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन. राइट. सो दैट्स वाई अगर आपको शौक है कि आपके बच्चे बहुत सारी ज़बानें बोलें तो एक्सपोज देम टू इट इन चाइल्डहुड. जी पुत्र. Study like study in psych about this child. She was like locked in a room for a very long time. And she wasn't exposed to any human language during that time. And then when she was finally kind of like taken out of that situation, scientists found that she couldn't develop language and she had a very limited capacity. She had outgrown that maturation. So I wanted to ask that, like, with the technology we have today and the therapies we have today, would it be possible to treat something like that? So Putter, so think about in the context of what you've just learned कि basically connectome ने mature होना है, नए neurons नहीं बनने, नए synapses बनने हैं. ठीक है. नया आपका pathway mature होना है. So that is easier than doing new जैसे schizophrenia में Dr. Nasir will talk about when he talks about reality. Schizophrenia में certain neurons और certain जो pathways हैं वो prune हो जाते हैं, तो उनको दोबारा regulated तरीके से regrow करना कि वो tumor ना बने is very hard. सिर्फ connectome को बनाना in a child like that is easier. It would require a lot of effort because as you know जूं आप बड़े होते हो brain की plasticity कम होती जाती है. Not in the first 5 years. Not in the first 5 years. Main pruning adolescence में होती है. When we do the language on brain health, we'll talk about mainly pruning कब होती है. ठीक है. So ये पुत्र आपको सिर्फ overwhelm करने के लिए लगाया गया. ये एक actual dissection है. और इसमें अगर आप ये देखो कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाई हैं, कि कैसे बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल वर्निकेज एरिया ये है ना, यहाँ पर वर्निकेज एरिया सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है. ये देखो, और जो आपकी जो है आपकी सारी जो चीज़ें मेनली सारे जो ऑप्टिक रेडिएशन, ये विजुअल वाला देखो कितना पास से होके उसके पास जा रहा है. जो ऑप्टिक रेडिएशन है जो कि ऑप्टिक एरिया पे जानी है वो बिल्कुल पास से गुजरी है. ये बेसिकली ऐसे है कि आपने बड़े सारे सबसे बड़े चौक पे शहर में आपने चौकीदार बैठा दिया है कि तू मेक सेंस कर कि सारा कुछ जो इधर उधर जा रहा है ना उसका क्या मतलब है. राइट. वर्निकेज एरिया का काम बिल्कुल आसान नहीं है. ये जो है ये एक्चुअल एक लिविंग इंसान की पाथवेज हैं जो कि अगेन इसलिए आपको बताए गए हैं कि कितने सोफिस्टिकेटेड हैं. आप ये देखो कि जो ईच इनमें से पाथवे, ये आर्किड फिजिकलिस है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिजिकलिस है, थैलेमस, एंटीरियर कमिश्चर है, ऑटरी रेडिएशन है, कि ये कितने सारे पाथवेज हैं. ये ऑप्टिक रेडिएशन है यहाँ पर कि बेसिकली आपकी इंटीग्रेशन ऑफ सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्टिकल इंफॉर्मेशन दैट हैपन्स बिटवीन पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस एंड मे बी इन द AF एंड MLF. सो इसमें बहुत ग्रे एरियाज आपके हैं. एंड देन एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो शायद कनेक्टोम में हो रही है, नॉट इस तरह से कि जो कनेक्टोम है वो
थिंक कर सकता है, बट कौन सा न्यूरॉन किस साइनैप्स के जरिए किस न्यूरॉन से बात कर रहा है, दैट इज एक्चुअली मेकिंग सेंस ऑफ इट. सो बेसिकली ये जो है ये इंटीग्रेशन हो रही है. आप ये देखो कि ये टाइम जा रहा है और ये आपका पहले जो है सबसे पहले अकूस्टिक फोनेटिक प्रोसेसर है. उसने बेसिकली कहा कि वो कहाँ पर जा रही है. यहाँ पर उसने रिदम को करना शुरू किया राइट साइड पे, नॉन डोमिनेंट साइड पे. यहाँ पर डोमिनेंट साइड पे उसने देखना शुरू किया कि लोकल सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर क्या है. सिमेंटिक रिलेशंस देखे, ग्रामेटिकल एंड थीमेटिक रिलेशनशिप्स देखे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दी. यहाँ से उसने इंटरनेशनल फ्रेजिंग और एक्सेंचुएशन फोकस से यहाँ पर अब आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में इस सारे की इंटरप्रिटेशन हो रही है. राइट. सो ये एक तरह से रेपिटेशन है जो कि मैंने अभी आपको बहुत लंबा सारा सिखाया था. सो प्रोसिडी में जो है almost everything has a syntactical boundary because the reverse does not hold. राइट. जहाँ पर भी मैं इंटोनेशन डालती हूँ वहीं पर उसका मायने बदल जाता है और जो उल्टा वाला है उसका वो पॉसिबल नहीं है. सो स्पीच जो है वो आप याद रखें कि वो लैंग्वेज का एक उसका एक्सप्रेसिव एलिमेंट है और एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट है कि बिकॉज मोस्ट ह्यूमन कम्युनिकेशन इज विया स्पीच. तो दैट एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट वाज द ओनली टूल अवेलेबल टू अस. रीडिंग राइटिंग बाद में आई है. सो देयरफॉर उसके जो है आर्टिकुलेशन, वॉइस, फ्लुएंसी, प्रोसिडी जो है अभी हमने जो बात की है कि अब रिसेप्टिव एफेजिया हो सकता है या जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एफेजिया कहते हैं, आपका एक्सप्रेसिव एफेजिया हो सकता है और डिसआर्थरिया हो सकता है. So expression or communication of language is an attribute which is not an essential element of language. Humans mainly communicate by speech. Sophisticated speech developed about 70,000 years ago. Spoken language is hardwired into the brain. Written language is an acquired learning. It's not hardwired, and the evidence only goes back about 3,000 years ago. बहुत stretch करो तो 5,000 साल पहले. So which parts of the brain are involved in writing? पुत्र आप बताएं. ऊंचा नाम बताएं अपना और ऊंचा. कैन यू हेयर हर? ऊंचा बोलो पुत्र. हाँ, तो मुझे नाम बताओगे कुछ थोड़े से? नो, मुझे उन एरियाज के नाम बताओ जो इन्वॉल्व हैं, लाइक नॉट देयर एनाटॉमिकल नेम्स बट जस्ट बाय फंक्शन. ओके. पुत्र आप बताएं आपका क्या नाम है और ऊंचा बताएं. नहीं पुत्र, आपसे पीछे वालों का हाथ था. जी पुत्र. बट पहले उसको समझ भी तो लो ना, सुन के समझ भी तो लो ना. तो राइटिंग भी पहले सोचोगे तो फिर कहीं से कोई स्टिमुलस आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में राइट कर रहे हो. हाँ बिल्कुल. So basically, these are eyes, visual cortex, Wernicke's area, Broca's area, premotor cortex, motor cortex, interparietal cortex for visual inspection, prefrontal cortex for attention and focus, working memory extracting from memory visual banks of visual, skill-based and declarative memory banks, cerebellum for motor sets of written. So हर उर्दू का जो word है is a pictogram. उसका probably एक set pattern है आपके cerebellum में जो कि आपको बताता है. आपको पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता, आप उसकी रफली शक्ल देखते हो और आपको पता चल जाता है कि यह बिल्कुल है. इसी तरह से शगुफ्तगी का ऑल आई रिमेंबर इज द ऊपर वाले गाफ और काफ की वो वाली चीज़ें. राइट. सो हम हमारे सेट पैटर्न्स हैं जो कि हमारे सेरेबेलम में स्टोर्ड हैं. सो ये आप लोगों का होमवर्क है कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व इन रीडिंग. जिस तरह से मैंने आपको राइटिंग का बताया, मुझे उस तरह से रीडिंग का बताएं. फिजियोलॉजी इज़ थियोलॉजी. लोग कहते हैं कि अगर आप रीडिंग और राइटिंग में जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उन सब को देखें और आप उसकी कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको उनमें अल्लाह मियाँ समझ आने शुरू हो जाते हैं. आई एम नॉट श्योर कि दैट इज़ ट्रू और नॉट फॉर एवरीबडी, बट जो है जो कुरान शरीफ में बार बार आता है कि आप विल यू नॉट सी एंड विल यू नॉट रिफ्लेक्ट, दैट इज़ वेयर दिस कम्स फ्रॉम. जी पुत्र. हाँ मुझे आप दे दो. हाँ जी पुत्र. किस किस के कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इज देयर अ स्लाइड दैट वी शुड गो बैक टू, और किस किस के क्या क्या सवाल हैं?
जिस तरह सिंबल्स की बात की ना डॉक्टर बासमा ने कि एवरी वर्ड इन उर्दू इज रिप्रेजेंटेड एज वन सिंबल. यू डोंट एक्चुअली स्पेल आउट एवरी वर्ड टू रीड इट. ये आप लोगों ने ये नेट पे देखा होगा जिस तरह की बहुत सारी विजुअल वो मैंने आपको दिखाई थी पैराडॉक्सेस. उसी तरह लैंग्वेज में भी इफ यू स्विच द letters of a word, as long as the last and the first letter stay the same, you can more or less still read the word. And once you start getting the hang of it, the reading becomes more easy. उसी तरह उसकी वजह भी यही है कि the brain starts to see the whole word as one thing. The brain doesn't actually go and read every letter and spell out the word. So वो जो symbols हैं वो stored हैं. और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल इज द रिटन चाइनीज. रिटन चाइनीज में यू डू नॉट हैव लेटर्स, यू डू नॉट हैव अल्फाबेट्स. ईच वर्ड इज स्टोर्ड एज अ सिंबल. और दैट्स वाई वो इतने इजीली, और वो उनकी वोकैबुलरी जो है वो दैट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स, और वो उसमें अल्फाबेट्स नहीं है. एंड दैट्स वाई दे कैन स्टिल रिमेंबर इट एंड दे कैन फ्लुएंटली राइट एंड रीड, क्योंकि वो सिंबल्स याद रह रहे हैं, which is inherently how the brain reads language. Putta, this is not a quiz. Those of you who are having a heart attack right now, this is just a body typing questionnaire. किसी को नहीं मिला? पुत्र ऊंचा. No, it's just like any other skill, any other thing that you do repetitively. जो जितना ज़्यादा repeat करोगे उतना it starts to become easier. क्यों? क्योंकि हमने एक बात की थी कि the brain recognizes patterns. वो आपके patterns बनने शुरू हो जाते हैं. We don't forget them. We stop reaching out for them. We stop reassessing them. We stop reconnecting to them. और वो जो connections हैं वो they're still there, लेकिन वो dormant हैं. उनको reactivate करने में, आपको साइकिल चलानी आती हो, आप 10 साल ना चलाओ, तो every time you sit on at the bike आपको वो थोड़ी सी difficulty होगी, लेकिन 5 minutes on you can easily start to pedal and learn to. वो आपको reaccess हो गया है, and then you can manage it easier. So, तो जो brain में resource scarce है ना, वो attention है. Attention can only focus on one thing at a time, right? So brain का काम, तो brain का pattern ये है कि कोई भी जो आप नई चीज़ सीखते हो, वो पहले under the auspice of attention सीखते हो. आप उसको ध्यान दोगे तो सीखोगे. But the brain always wants to go from mind to no mind. कि वो आप इतनी दफ़ा रिपीट करो कि वो एक पैटर्न उसको याद हो जाए, वो पैटर्न फिर वो सेरेबेलम में भेज देता है. और फिर आपको, जब आपने गाड़ी चलानी शुरू की थी तो बहुत सोच के गियर लगाना होता था, जो स्टिक शिफ्ट सीखते हैं कि अच्छा अब ब्रेक और गियर की क्या वो है कलैब. अब आप सोचते भी नहीं हो, आप लड़ रहे हो फ़ोन पे, किसी के साथ गाड़ी चल रही है साथ साथ. इस तरह से जो भी काटना जो होता है वो शुरू में कितना मुश्किल होता है. बट देन आप कभी देखो वो लोग ऊपर देख रहे होते हैं, ठक 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 नीचे काट रहे होते हैं, उंगली नहीं कटती, राइट? वो आपका पैटर्न सेरेबेलम में चला गया. अब आपको अटेंशन उस पर स्पेंड नहीं करनी पड़ती, वो आप बगैर अटेंशन के कर सकते हो. जी पुत्र. पुत्र एब्सोल्युटली बिहेवियरल पैटर्न्स हैं. अगर आप एक चीज़ पर एक सर्टन तरीके से रिएक्ट करते हो और बार बार करते हो तो फिर वो आपका ऑटो वाला आपका बिहेवियर पैटर्न बन जाता है, फिर आप उसको इंस्पेक्ट नहीं करते. इट इज़ सो. जो गज़ाली की 1000 साल पुरानी रिसर्च है, जिसका कि कोई 5 साल पहले MIT ने दोबारा वो एक्सपेरिमेंट करके वो बात प्रूव की है. एंड गज़ाली ने 1000 साल पहले ये कहा था कि अगर आपने कोई नई चीज़ सीखनी हो, किसको पता है अहयाए का, किसको पता है अहयाए क्या है पुत्र? अहयाए उलूम. ओके, किसने लिखी थी, कितने वॉल्यूम्स हैं?
हाँ, सो इट्स अ 22 वॉल्यूम किताब. इसके कुरान शरीफ के बाद प्रॉबेबली द ग्रेटेस्ट एकेडमिक किताब जो कि इस्लाम में लिखी गई है इस आहियाए. बहुत सारी आहियाए अभी भी उर्दू या अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट नहीं हुई, बट उसमें एक पूरा किताब तो नहीं कह सकते, बुकलेट है ऑन हाउ टू चेंज हैबिट. और उसमें गज़ाली कहते हैं कि अगर आपने हैबिट चेंज करनी हो तो आप पुरानी हैबिट के ऊपर अटेंशन ना दें, आपने जो नई हैबिट सीखनी हो आप उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दें. सो बेसिकली स्मोकिंग छोड़ी नहीं जा सकती, आप सिगरेट को छोड़ के निकोटीन गम शुरू कर सकते हो, राइट? तो जब आपके दिमाग में ख्याल आए आप निकोटीन गम करो, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि वो जो पुरानी हाईवे वायर हुई है वो कहीं दूर नहीं जाती. तो जो कहते हैं ना कि कभी पहला सिगरेट दोबारा नहीं पीना चाहिए, बिकॉज वो ख़त्म नहीं होता, वो यूं रिवाइव होता है, राइट? सो MIT वालों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने चूहों को मेज़ में सिखाया अंधेरे में कि कैसे किस वाले मेज़ में कहाँ से जाके कहाँ से खाना मिल सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे खाना रखना बंद कर दिया और एक दूसरी जगह पे खाना रख दिया, ठीक है? और क्या कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद चूहों ने सीख लिया उस नई जगह का, पर जो ही आप चूहे को ज़रा सा भी स्ट्रेस करते थे ना, वो पिछले वाले पाथवे पे चला जाता था. बिकॉज आपको क्या पता चला कि जो पाथवे पहले वायर होता है उसको प्रेसिडेंस मिलती है और वो मरता नहीं है, वो डिम हो जाता है. आप दूसरे वाले हाईवे को वायर कर लो उतना ही स्ट्रॉन्ग, तो आपका वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वो मरा नहीं है. अगर आप उसकी तरफ रिलैप्स करोगे तो वो यूं जाग जाएगा. और इसीलिए व्हेन यू ट्राइंग टू अनलर्न समथिंग, उस चीज को अनलर्न करने के ऊपर जब आप अटेंशन दोगे तो यू आर नॉट एक्चुअली अनलर्निंग, वो रीइंफोर्स हो रही है. So the better way to do it is to start to learn and give your attention to something else. जो डॉक्टर बासमा ने अभी बात की, the scarcest resource we have in the brain is the conscious brain, the attention part. और जब attention थोड़ी जगहों को चाह रही है तो there are thousands of other mechanisms that are going on which are subconscious, जिनके ऊपर हमारी attention नहीं है, and still they are going on. So attention के पास bandwidth बहुत थोड़ी है. So हम लोग specifically उन चीज़ों के ऊपर attentive हो सकते हैं जिसके ऊपर हमें essential है attention देनी. So when you're unlearning, if you're giving a part of your attention to that thing जिसको आप unlearn कर रहे हैं, तो you're not actually unlearning. It is still getting reinforced.